वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं पूरे फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन। ठीक है, सबसे पहले आज हम पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन कर लेंगे। हम टॉपिक देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन हो रहा हो, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर कुछ नया पदार्थ बन रहा हो। ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं कह देंगे। ठीक, कैसी रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर कुछ नया पदार्थ बनता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब भाई कहते मतलब एक तरह से रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, यानी उसमें कहते जो है हमारे पास रासायनिक, उसमें रासायनिक परिवर्तन होना आवश्यक है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है, हमने इसमें एक रिएक्शन पढ़ी थी कि जो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो हमें एक राख प्राप्त होती है। ठीक है, राख प्राप्त होती है, सफ़ेद राख प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूरा कहते हैं। तो रिएक्शन थी वो इस तरीके की, Mg यानी Mg से रिएक्शन करा दी O2। ठीक है, और MgO बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, जो कि यह है सफ़ेद कलर की राख है। अब भाई इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या जिनके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इसमें भाग लेते हैं, इनको हम कहेंगे अभिकारक। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत प्राप्त होते हैं, बाद में प्राप्त होते हैं, उसको हम कहते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही हो तो हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, यानी हमारे आसपास रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हमें उसकी पहचान कैसे पड़ेगी? तो कैसे पड़ेगी कि हमें उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, जैसे उसके ताप में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, धुआं निकलना अर्थात गैस का निकलना, तापमान में परिवर्तन। ठीक है, और एक आता है अवक्षेप बनना। अवक्षेप यानी जैसे हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें ये अवक्षेप प्राप्त हुआ है, अवक्षेप बनना। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया का हमें पता चल गया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं और नया पदार्थ बनता है, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर अगर गुण हमें पता चलते हैं तो गुण मतलब अगर अभी रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास हो रही हो तो उसका कैसे पता चलेगा कि भाई या तो हमें अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा, या रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा, या फिर गैसों का निकास होगा, या फिर मतलब धुआं निकलेगा, या फिर तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा, और लास्ट अवक्षेप बनने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है भाई? रासायनिक समीकरण एक ऐसी समीकरण है या फिर रासायनिक अभिक्रिया का ऐसा स्वरूप है जिसके द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसी समीकरण जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, अब इसमें रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होती है उनको हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है भाई, अब इन्होंने जैसे वैज्ञानिकों ने क्या है कई बार मतलब दो तरीके के इनका स्वरूप दिया था। एक दिया था शब्द रूप, जो कि हमारे सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन शब्द रूप क्या है? उनकी क्लियरिटी को नहीं बताता है, परमाणुओं की संख्या को नहीं बता पाता है, ना परमाणु के द्रव्यमानों को बता पाता है। ठीक है, तो भाई ये नकार दिया गया है कि ये भाई पूरी तरीके से जानकारी नहीं दे रहा है। देन फिर इसके बाद आ जाता है प्रतीक रूप। ठीक है, क्या आ जाता है? प्रतीक रूप। प्रतीक रूप का मतलब है कि भाई रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके प्रतीकों के द्वारा, मतलब उनके जो, जैसे हमने मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई, मैग्नीशियम को जलाया, तो मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2, और बन गया क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने देखा तो इसमें परमाणुओं की संख्या बिल्कुल क्लियरिटी से पता चल रही है, बिल्कुल साफ सुथरी पता चल रही है। कैसे? जैसे हमारे पास मैग्नीशियम के यहाँ पर कितने परमाणु? केवल एक। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? जो बेस में लिखा हुआ है 2। मैग्नीशियम का उत्पाद में कितने परमाणु? 1। और ऑक्सीजन के कितने? 1। तो भाई इस तरीके से क्या है, हमें परमाणुओं की संख्या बिल्कुल क्लियरिटी से पता चल रही थी, किसमें? प्रतीक समीकरण में। ठीक है, तो अब भाई प्रतीक मतलब परमाणु की संख्या के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया कि भाई
ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो, परमाणुओं की संख्या समान न हो, ठीक है, परमाणुओं की संख्या समान न हो, उसको हम क्या कहेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है। अब वही इसके अलग कि भाई ऐसी रासायनिक देखो भाई, जैसे कि हमने क्लास 9th में एक रूल भी पढ़ा था कि भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का विनाश होगा और ना ही निर्माण होगा। ठीक है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्व के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा, जो भी हमारे मतलब इक्वलिटी में आगा। ठीक, तो इसी तरीके से क्या है, परमाणुओं की संख्या भी समान होनी चाहिए जब, ठीक है, तो इसके तहत हम कह सकते हैं कि परमाणुओं की संख्या समान होगी। अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, इस वाली में ऐसे चेक करते हैं कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं। अब हाँ, एक डेफिनेशन और बता देते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें क्या हो, परमाणुओं की संख्या बराबर, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या बराबर हो किसके, उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के, तो उसको हम क्या कह देते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, ठीक है, बराबर नहीं है किसके, उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के, तो उसको हम क्या कह देते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण। अब जैसे हम इसको चेक करते हैं कि भाई इसमें क्या है, मतलब ये संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जिंक है, जिंक का यहाँ पर एक परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक का हमने देखा, जिंक का उत्पाद में 1 परमाणु बिल्कुल बराबर है, सल्फर का 1 परमाणु बिल्कुल बराबर है, ऑक्सीजन का 4 परमाणु बिल्कुल बराबर है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु बिल्कुल बराबर है। तो यानी ये क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक, अगर ये संतुलित ना हो तो, ठीक है, हम इस तरीके से क्या चार्ट की तरह भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने चार्ट में चार्ट की तरह से प्रस्तुत किया था, ठीक है, रिप्रेजेंट किया है। अब जैसे यहाँ पर है ये वाली रिएक्शन है, इसमें क्या है, Fe की जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करा के क्या है, जंग लगने की अभिक्रिया बताई गई है वैसे बेसिकली। ठीक है, तो Fe3O4 बना दिया है प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है। ठीक, तो अब इसे हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने Fe का देखा, Fe के कितने, 1, इधर कितने 3, ऑक्सीजन के इधर कितना 1, ऑक्सीजन के इधर कितने 4, तो भाई ये क्या है, डिसबैलेंस हो रही है। ठीक है, असंतुलित है, यानी कंकाली रासायनिक समीकरण है। तो भाई रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सबसे पहला जो चरण आता है वो आता है क्या, कि भाई हमें क्या है, इसके चारों ओर बॉक्स बना लेना है। दूसरी बात कि हाँ भाई, हम भी कभी भी जो चेंज करेंगे यौगिक के अंदर, वो उसके बेस में चेंज नहीं करेंगे, उसके यहाँ पर आगे की तरफ चेंज करेंगे। ठीक है, कहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे, और हम बेस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, हमेशा जो चेंज होगा वो इसके यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, या फिर यहाँ पर होगा, इस तरीके से चेंज करना होता है। अब जैसे यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या देखना है, बॉक्स बना लेने हैं, फिर हमें एक सारणी बनानी है जिसमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन कौन से परमाणु बिल्कुल समान नहीं है। जैसे हमने Fe का लिख लिया, Fe का अभिकारक में परमाणु की संख्या 1 है, उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी है 3, हाइड्रोजन के 2 हैं, और इधर कितने उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की 2 है, बिल्कुल बराबर, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन का इधर 1 है और इधर ऑक्सीजन की 4 है, बहुत नाइंसाफी। तो भाई इस तरीके से हमने देखा कि ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। अब भाई जब हम संतुलित करना शुरू करते हैं, बैलेंस करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले भाई जो सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या है जिसमें, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा परमाणु है ये, ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को पकड़ते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो भाई सबसे, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पर प्रारंभ में क्या थे, ऑक्सीजन के कितने थे, ऑक्सीजन के H2O में था 1, ठीक है, अभिकारक परमाणु की संख्या कितनी थी 1। फिर उसके बाद उत्पाद में थी 4, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने क्या कर दिया, उसके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो इधर 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस वाली रिएक्शन में ऊपर बताते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर पकड़ा ऑक्सीजन को। ठीक, ऑक्सीजन के इधर कितने 4, इधर कितना 1, तो भाई हमेशा जो है यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे, हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर, क्योंकि ये 4 इसको हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई करेगा और ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई करेगा, है ना, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो इससे क्या है, अब हमने देखा कि हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, जैसे कि यहाँ पर ये वाली रिएक्शन दी गई है। कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में।
कि Fe हमारा Fe को तो अभी हमने देखा नहीं, हाइड्रोजन हमारा देखा हमने डिसबैलेंस हो गया, 4 दूनी 8, इधर 2 है, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हमारा जो डिसबैलेंस हुआ है कौन सा, हाइड्रोजन, उसको पकड़ेंगे। हाइड्रोजन के स्टार्टिंग में कितने, 4 दूनी 8, 8 है, ठीक है। अभिकारक में उत्पाद में कितने, 2, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दोबारा बता देते हैं, सॉरी 2 से नहीं 4 से, 2 दूनी 4 होता है ना, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब ये हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हमारे बचे हैं Fe चचा, ठीक है। Fe चचा को हम पकड़ेंगे फिर उसके बाद, ठीक है। Fe चचा को पकड़ा, Fe चचा जो थे अभिकारक में 1 थे, उत्पाद में कितने थे, 3 थे, ठीक है। Fe3O4, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ पूरी रिएक्शन देख ली, बैलेंस हो चुकी है। फिर इसके बाद हम उसको चेक करते हैं एक बार, ठीक है, कि हाँ भाई हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हुई है या नहीं हुई है ना। एक बार हमने चेक कर ली कि Fe के कितने, 3 परमाणु, इधर कितने, 3 परमाणु, हाइड्रोजन कितने, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन कितने, 4 दूनी 8, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितने, 4, और ऑक्सीजन इधर कितने, 4, ठीक है। इस मेथड में हमने क्या करते हैं, हम तत्वों के परमाणु की संख्या को बराबर कर लेते हैं और ये क्या कहला हो जाएगी, हमारी समीकरण संतुलित हो जाएगी। इस मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। फिर इसके बाद जब हमें और जानकारी देनी हो, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया से हमें और रासायनिक समीकरण से हमें और जानकारी देनी हो, तो हम क्या करते हैं, जो तत्व हैं या फिर यौगिक हैं, ठीक है, उनके भौतिक कहते हैं फिजिकल स्टेट, ठीक है, यानी भौतिक अवस्था भी लिख देते हैं। जैसे गैस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से, द्रव को किससे प्रेजेंट करते हैं, लिक्विड से, जलीय L से, ठीक है, जलीय विलयन को किससे करते हैं, एक्वस यानी AQ से, ठोस को किससे करते हैं, सॉलिड से, H से, ठीक है। अब जैसे हमारे पास जो Fe था वो किस अवस्था में था, यानी लोहा था, वो किस अवस्था में था, सॉलिड अवस्था में, ठीक है। और जो H2O था वो जलवाष्प के रूप में था, यानी गैस के रूप में था, जलवाष्प के रूप में था, तो यानी हम कह सकते हैं गैस के रूप में था, तो वो क्या हो गया, G हो गया। फिर उसके बाद Fe3O4 जो बनता है वो क्या, सॉलिड के रूप में बनता है, और जो हमारी हाइड्रोजन होती है वो गैस होती है, वो ऊपर उड़ जाती है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं, रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः 5 प्रकार हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। अब देखो भाई, जो संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया का मतलब है संयोग करना, जुड़ना, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, एडिशनल रिएक्शन, यानी इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या फिर यौगिक मिलकर, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेंगे और वो क्या बना देंगे, एकल उत्पाद बना देंगे, एक यौगिक बना देंगे, उसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल जैसे ये रहा, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, जब हम इसकी जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो ये क्या है, देखो 2 चीज मिल बना क्या, एक, तो इसको हम क्या कह देंगे, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में क्या है, देखो भाई, इसका एक पार्ट बनता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, पार्ट नहीं कह सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या है, अधिकांशतः ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, एनर्जी जनरेट होती है, जितनी भी संयोजन अभिक्रियाएं अधिकांश से, ठीक है, मुख्य तौर पर कुछ रिएक्शनों को छोड़कर ही, ठीक है, अधिकांश से उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, तो जिसको हम क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है, एक मिनट, तो ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है, ऐसी जिन अभिक्रियाओं में ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, एनर्जी भी जनरेट होती है, ठीक है, ऊष्मा या फिर एनर्जी कह सकते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे CH4 है, मेथेन है, मेथेन के साथ अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है और एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जो श्वसन अभिक्रिया, जो श्वसन के दौरान होती है, ठीक है, श्वसन अभिक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज की किसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी बनता है और एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, ATP के रूप में क्या है, एनर्जी जनरेट होती है हमारे शरीर में। ये क्या है, हमारे शरीर में जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसकी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है।
नेक्स्ट टाइप आ जाता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जैसे नाम से पता चल रहा है टूटना, ठीक है, क्या है, टूटना, अपघटन होना। यानी इसमें हमारे पास एकल यौगिक होगा, सॉरी एकल अभिकारक होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने आप में गर्म करके ठंडा करके कैसे भी, ठीक है, वो क्या होगा, एक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाएगा। किसमें, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाएगा। जैसे हमारे पास ए बी यौगिक है, ठीक है, वो क्या है, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो, एकल अभिकारक टूटकर, ठीक है, या वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है, कौन सा, ये वाला एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का दिया है, ठीक है, इसको अगर हम गर्म करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। ठीक है, अब भाई इसके 3 टाइप होते हैं। पहला जो कि इसमें पहला होता है ऊष्मीय वियोजन या तापीय वियोजन जिसे कहते हैं। दूसरा आता है प्रकाशीय वियोजन, या फिर तीसरा आता है विद्युत वियोजन। तीसरा आता है विद्युत वियोजन। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, जिसमें क्या हो, ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है। यानी हमने किसी को ऊष्मा दी, किसी भी यौगिक को ऊष्मा दी, उसके द्वारा जब वो दो या दो से अधिक भागों में टूटता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो, ऊष्मा के कारण वियोजन होता है, उसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट में हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन में क्या होता है, जैसे कि हमने क्या एक सर्किट बना लिया और सर्किट में उसका जलीय विलयन में हमने दो कहते हैं इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है, कैथोड और एनोड, और फिर उन्हें अटैच कर दिया बैटरी से। जैसे ही हम प्लग ऑन करेंगे तो उसका पॉजिटिव वाला जो भाग है वो निगेटिव वाले के पास भाग जाएगा, और जो निगेटिव वाला भाग है वो पॉजिटिव वाले के पास भाग जाएगा। यानी एक तरह से दोनों आयनों में वियोजित हो जाएंगी। ठीक है, तो विद्युत वियोजन हो गया हमारे पास। तो विद्युत के कारण जो वियोजन होता है रासायनिक अभिक्रिया में, उसको हम विद्युत वियोजन कहते हैं। फिर तीसरा आता है प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है कि जब हमारे पास जो यौगिक होगा उसको हम अगर सूर्य के प्रकाश में रख दें तो वो वियोजित हो जाता है। जैसे कि हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, सिल्वर और क्लोराइड दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रकाशीय वियोजन। ठीक, अब इसमें एक वर्ड आ जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माशोषी, जैसे कि हमारे पास बेसिकली अभी बात आई थी संयोजन अभिक्रिया में, कि संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में एनर्जी जनरेट हो रही है, जिसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। इसी तरीके से वियोजन अभिक्रिया में क्या है, ऊष्मा हमें देनी पड़ती है, ऊष्मा अवशोषित हो रही है, ऊष्मा हमें देनी पड़ रही है। ऊष्मा अगर अवशोषित हो रही है तो उसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या है, अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया में बेसिकली इस चीज़ की नीड होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि भाई इसमें क्या होगा, जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा, ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील जो पदार्थ होगा वो कम क्रियाशील वाले पदार्थ को उसके विलयन से भगा देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर Fe जो है वो Cu से ज़्यादा ताकतवर है, तो वो FeSO4 विलयन बना देता है और CO को बाहर निकाल देता है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो, अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। जलीय विलयन यानी इस वाले से विस्थापित कर देता है, भगा देता है, उसको हम क्या कहते हैं, FeSO4 कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास A, हमारे पास कोई तत्व है, ठीक है, और BC ये हमारे पास कोई यौगिक है। ठीक है, तो A यहाँ पर हमारा हुआ, ये A हमारा ज़्यादा पावरफुल है, ये इसको भगा देगा, AC हो जाएगा और प्लस B हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी द्विविस्थापन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, दो जगह से विस्थापन। ठीक है, दो जगह से विस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है, दो जगह से विस्थापन। जैसे इसमें हमें देखना पड़ रहा है कि अधिक ताकतवर कौन है, ठीक है, तो वो देखना पड़ रहा है हमें। लेकिन इसमें हमें क्या होता है कि इसमें दोनों इंटर एक्सचेंज हो जाते हैं, दोनों ही अब एक दूसरे से बदल जाते हैं। कैसे, देखते हैं अभी। ठीक, जैसे कि हमारे पास AB एक यौगिक है और प्लस CD एक यौगिक है, तो ये जो A है वो C का स्थान ले लेगा और जो C है वो A का स्थान ले लेगा, ये बन जाएगा CB और प्लस AD, ये यौगिक बना देते हैं। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पर क्या है,
सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये देखो, ये सोडियम क्या करता है, बेरियम का स्थान ले लेता है, और बेरियम क्या करता है, सोडियम का स्थान ले लेता है, BSO4 बन जाता है और सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। मेनली जो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों के बीच, ठीक है, सॉरी, जिनमें यौगिकों के बीच उनके आयनों का स्थानांतरण हो जाता है, यानी आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, अभिकारकों में के बीच आयनों का आदान प्रदान। ठीक है, मेन लाइन क्या है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी बात पर नारियल फोड़ो। ठीक है, अब लास्ट टाइप बचता है उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, क्या, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था, ये तो लास्ट लेक्चर का ही टॉपिक है। उपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन की या तो वृद्धि हो या फिर ऑक्सीजन की, सॉरी उल्टा बोल दिया। उपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है, जिनमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो, यानी ऑक्सीजन तो जुड़ रही हो, और हाइड्रोजन की हानि हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हमारा जैसे इस वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या है, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, वहीं अगर इसमें से हाइड्रोजन हट रहा होता है, जैसे HCl को अगर अपघटन करवाया जाता है विद्युत विभजन, तो H+Cl- होता है। ठीक है, एक तरह से क्या है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ये भी क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन की हानि हो रही है। ठीक, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन की हानि होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी आ जाती है इसके विपरीत, अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की तो हानि हो, यानी ऑक्सीजन तो दूर भाग रही हो, ठीक, और हाइड्रोजन जुड़ रहा हो। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की तो हानि हो रही हो और हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक, अब जैसे हम नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं, अब अगर, हाँ एक पॉइंट और रह गया कि अगर उपचयन और अपचयन दोनों एक ही रिएक्शन में कंप्लीट हो रहे हों, ठीक है, उपचयन और अपचयन एक ही रिएक्शन में होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर CuO है, ठीक है, CuO में कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पर क्या बना, कॉपर, यानी ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब यहाँ पर H2 था, ठीक है, यहाँ पर जाकर ऑक्सीजन और जुड़ गया, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, उपचयन, यानी यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हटा है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो यहाँ पर अपचयन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो ये क्या हो गया, उपचयन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में हमें उपचयन अभिक्रियाएं कहाँ देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ये फिर उपचयन अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, तो आपने एक वर्ड सुना है, संक्षारण। ठीक है, कभी ना कभी तो सुना होगा। ठीक, संक्षारण क्या होता है कि मेनली समझेंगे धातुओं का नष्ट होना। धातु कैसे नष्ट होती है, किसी भी धातु को नष्ट करने के लिए क्या है, उसको नमी में रख दो। ठीक है, जैसे हमारा लोहा है, ठीक है, लोहे को अगर नमी यानी खुली अवस्था में छोड़ देते हैं, आर्द्र वायुमंडल में छोड़ देते हैं, तो वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्साइड बना देता है, जिससे जो एक तरह से क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। बेसिकली आप समझेंगे संक्षारण होता क्या है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्लीय आर्द्रता आदि के संपर्क में अगर आर्द्र वायुमंडल में आती है, तब ये संक्षारित अर्थात नष्ट होने लगती है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे पर हम जंग लगता देखते हैं, हम अपनी छत पर क्या लोहे को डाल देते हैं, वो उस पर क्या ऑरेंज कलर की परत आ जाती है। चांदी के ऊपर काली परत, ठीक है, हो जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। और भाई संक्षारण से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, संक्षारण से बचाव के लिए हमें करना चाहिए क्या, कलर, पेंट, ठीक है, जो कि आपके घर पर होता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है विकृत गंधिता। क्या आ जाता है, विकृत गंधिता। अब ये भाई जो संक्षारण था वो था किसके केस में, वो था हमारे धातुओं के केस में। और विकृत गंधिता जो है, विकृत गंधिता किसके केस में, वो है हमारे खाद्य सामग्री यानी खाने के सामान के केस में। कैसे, जैसे आपने देखा होगा, अगर बिस्कुट को लंबे समय तक रखे रहते हैं, खुले में रख देते हैं, तो वो क्या सील जाता है। ठीक है, कचर कचर निकलता, क्रंची नहीं रहता वो, ठीक है, सील जाता है। तो भाई ये क्या है, उसको हम कह सकते हैं विकृत गंधी हो गया है। क्यों, क्योंकि जो जितने भी तेलीय और वसायुक्त पदार्थ हैं, यानी ऑयली या फिर फैटी, ठीक है, जितने भी खाना है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके या फिर, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है, वो उसको नष्ट करने लगता है। ठीक है,
मतलब थोड़ा थोड़ा ऑक्साइड बना लेता है और नष्ट करने लगता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे, उपचयन अभिक्रिया कह देंगे। अब भाई इससे बचाव के लिए, ठीक है, इससे बचाव के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर क्या करते हैं, नाइट्रोजन भरते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कम सक्रिय गैस है, किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। इसलिए चिप्स के अंदर क्या है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे वो लंबे समय तक सही रहे, ना कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो मेन वर्ड अब समझ लेते हैं। विकृत गंधिता क्या है कि ऐसी मतलब तेलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्री, ठीक है, को ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब होना या नष्ट होना, ठीक है, क्या कहलाता है, विकृत गंधि कहलाता है। तथा इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो हम बेसिकली हमने जब अभी श्वसन अभिक्रिया में देखा था, तीसरा आ जाता है श्वसन अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया में देखा था कि किसके साथ, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन हो रही थी, किसकी, ऑक्सीजन की। बैलेंस बाद में कर लेंगे क्योंकि बैलेंस करने के लिए हमारे पास जल्दी जल्दी निपटाना है, तो टाइम कम है। ठीक, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बना देती है, CO2 बना देती है प्लस, ठीक, और क्या बना देती है, H2O बना देती है और एनर्जी जनरेट करती है। ठीक है, तो भाई इसमें भी क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, तो ये भी क्या है, एक उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, जो हमारा ये सांस लेना है, श्वसन अभिक्रिया है, तो वो भी क्या है, एक उपचयन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि एक तरह से उसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट रिव्यू, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेकंड चैप्टर हमारी केमिस्ट्री का। ठीक है, क्लास 10th। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया तो लाइक करो।